प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। कौन सी दुकानें 24 घंटे खुलेंगी ये बता दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कौन सी दुकानें 4 दिन खुलेंगी, कौन सी सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, कौन सी 24/7 यानी 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन खुली रहेंगी, ये तमाम ऐलान हो गया है। इसके बाद वो तमाम शॉपिंग मॉल्स या वो बड़ी मार्केट्स जो बंद हैं, वहाँ से आवाज़ें ये आ रही हैं कि जनाब जब आपने बाकियों को खोल दिया है तो SOPs के साथ हमें क्यों नहीं खोल रहे। मिसाल के तौर पर लाहौर की बड़ी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ पर उन लोगों का मुतालबा ये है कि यहाँ पर भी बहुत से मज़दूर इस मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। जो स्टोर कीपर्स हैं वो मज़दूर हैं, जो लोडर्स हैं, जो सामान को गाड़ियों में लोड करने का काम करते हैं या फिर घरों में डिलीवरी करने का काम करते हैं, वो सब मज़दूर हैं और बहुत बड़ी तादाद में मज़दूर इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें SOPs के साथ क्यों नहीं खोला जा रहा। दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर आपने काम करने की इजाज़त दे दी है ताजरों को, मज़दूरों को काम करने की इजाज़त दे दी है, तो फिर जाहिर है मज़दूरों को अपने जो रोज़गार की जगह है वहाँ पर पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। जब आपने इन तमाम लोगों को अलाउ किया है तो ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खोली जा रही। क्या हुकूमत SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला कर सकती है ताकि वो लोग जिनको कारोबार करने की इजाज़त दी है वो कारोबार कर भी सकें, उनको फैसिलिटेट किया जाए। क्या ये ऑप्शन ज़ेर गौर है। फिर आप जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि ये हम लॉकडाउन में नरमी कर तो रहे हैं, लेकिन अगर इसके मनफी नताइज आए तो दोबारा लॉकडाउन किया जा सकता है। मनफी नताइज से मुराद क्या है, वो क्या पैमाना हुकूमत ने अपने तौर पर तय कर रखा है कि अगर उस पैमाने को टच किया, अगर उस फिगर को टच कर लिया तो दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, वो क्या है। ये सवाल इससे जहन में पैदा होता है क्योंकि जो केसेस की तादाद है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मरीज़ सामने आने लगे हैं। सिंध में एक ही दिन में 1000 से ज़्यादा मरीज़ सामने आए हैं और ये पहली मरतबा हुआ है। तो एक तरफ लॉकडाउन में नरमी हो रही है, दूसरी तरफ ये केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो हुकूमत के पास मुतबादल प्लान क्या है आइंदा दिनों में, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। उवैस कादिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी बराए सेहत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब्बास आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मुझे डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब हम मार्केट्स को ओपन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो केसेस हैं उसकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो वो जो कहा गया था कि अगर मनफी नताइज आए तो दोबारा लॉकडाउन का फैसला हो सकता है, ये फैसला एक तो ये बताइए कितने दिन में हो सकता है, यानी आपने कितने दिन के ट्रायल पर इसको खोला है, और दूसरा कौन सा हदफ है खुदा ना खास्ता जो अचीव हो गया, यानी केसेस की तादाद एक हद तक पहुंच गई तो फिर आप फैसला करेंगे लॉकडाउन का। तो ये मनफी रिजल्ट से क्या मुराद है आपकी, ये मनफी नताइज अगर लॉकडाउन के निकलेंगे इससे मुराद क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये इस वक्त जो भी इस वायरस की ग्रोथ हो रही है इसका एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है और जिसके बेसिस के ऊपर जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ चीज़ें फोर्सी करते हैं, कुछ प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वायरस किस रफ्तार से बढ़ता है, ये जो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जी। तो इस वक्त सूरत हाल ये कि हमने देखा है कि डेवलप्ड नेशंस में भी जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स थे और जहाँ पर ज़्यादा हम कहते हैं लिटरेसी रेट ज़्यादा था और ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस थी, ज़्यादा डिसिप्लिन नेशंस थे, वहाँ पर भी जो ये वायरस है ये ख़ास तनासुब से और एक ख़ास एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है जिसके तहत ये बढ़ता है, उस तरह से हमने इसको बढ़ता हुआ देखा है। अभी जो रिसेंटली आप जिन केसेस का भी जिक्र कर रहे थे कि ये तकरीबन 1500 के केसेस जो सिंध में एक दिन में आइडेंटिफाई हुए हैं, दूसरे प्रोविंसेस में बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है ये आज इन्फेक्ट नहीं हुए, ये पिछले 10 से 12-15, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो किसी मतलब कि तकरीबन 14 दिन तक का हो सकता है, 5-6 दिन से लेकर 14 दिन। डॉक्टर साहब बात दुरुस्त है, लेकिन एक्चुअली लॉकडाउन में नरमी तो कुछ दिन पहले से हो ही चुकी है। ये अब नोटिफिकेशन के जरिए से अब इसका बाकायदा नफाज हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली लॉकडाउन में नरमी पहले से मौजूद है जिसके नतीजे में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। ये देखें इसके अंदर नरमी के साथ साथ मेरा ख्याल है हम सब पाकिस्तानी और हम अपनी कौम को, अपने माशरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लॉकडाउन जो था, जिस वक्त था, जो नरमी थी, उसके बावजूद आप देख रहे थे कि लॉकडाउन में हुकूमत की बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद, इंतज़ामिया की सख्ती के बावजूद हम उसको लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन जो है
वो नहीं देखी गई। लोग जो है वो बिल्कुल तमाम SOPs को, तमाम हुकूमती हदायत वैसे आप ये कह रही हैं कि सख्ती के बावजूद मौजूद रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं कि लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद इसमें जो है वो अमल दरामद नहीं देखा गया। मैं तो ये कहूँगा अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कि लॉकडाउन में सख्ती ही नहीं देखी गई, उस तरह से सख्ती किसी भी हुकूमत की जानिब से नहीं हुई। देखिए, रमज़ान का एक बाबरकत महीना था और मैं समझती हूँ कि जगह जगह भी अगर आप बाहर निकले, नाके भी थे, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी खड़ी थी, वो लोगों को रिक्वेस्ट भी करते थे, मना भी करते थे कि आप बाहर जाएं। मगर अब इससे ज़्यादा सख्ती हम इस महीने में क्या करते? क्या उन लोगों को पकड़ के जेलों में डालते या उन लोगों को पकड़ के उनके ऊपर लाठी चार्ज करते? उनसे तो अब फिलहाल तो यही था कि हुकूमत की तरफ से हदायत थी, जब आप कोई सड़क मुझे बता दें, कोई मोहल्ला मुझे बता दें जहाँ पर नाके नहीं लगे हुए थे, जहाँ पर हमारे सिपाही, हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थे। मगर इसमें कोऑपरेशन अवाम की चाहिए थी, जो कि मैं समझती हूँ किसी सूबे में भी जो है वो अवाम ने उस तरह कोऑपरेट नहीं किया। सख्त लॉकडाउन का मतलब तो ये होता है कि फिर अरेस्ट किया जाए, सख्त लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर फोर्स इस्तेमाल की जाए। तो इस वक्त तो लोग पहले ही इतने परेशान हैं रोजी के हाथों, बीमारी के हाथों, तो इस पे मज़ीद सख्ती तो नहीं की जा सकती। प्राइम मिनिस्टर का है जो बार बार सामने आ रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो वैस कादर साहब, मसला ये है कि जब हुकूमत को इस बात का ख्याल है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या मजदूर तबका है, उनका ख्याल करते हुए लॉकडाउन में नरमी की जाए या फिर मुआशी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए की जाए। अगर मतमा नज़र ये है तो ऐसे में फिर मजदूर तबके को अपने रोज़गार की जगह पर पहुँचने के लिए ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ये बात क्या सिंध के ज़ेर गौर है कि ट्रांसपोर्ट को SOPs के साथ खोल दिया जाए ताकि लोग अपने रोज़गार कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा तो सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो क्वेश्चन किया कि ये जो लॉकडाउन अभी नरमी हुई है और मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उनको ऑन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो लेबर जॉब करते हैं, जो वहाँ हेल्पर्स हैं, उनको अपनी जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखें, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है, अगर ये हम फ़ौरन खोल देते हैं और फ़ौरन इस पर आप देखें कि अगर कुछ दिन पहले जो हमने फैक्ट्रीज़ को खोला था, फैक्ट्रीज़ की SOPs भी तय हुई थी, अब उनके वर्कर्स को पहुंचाने के लिए दूसरे दिन सुबह को 3 फैक्ट्री सील कर दी गई। अब वो फैक्ट्रीज़ के अंदर कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने जो वायोलेशन की वो उन्हीं SOPs की कि जो उनकी लेबर्स जो वो अपने पूरे वर्कर्स को उठा के ट्रांसपोर्ट में ला रहे थे, तो वो SOPs फॉलो नहीं की गई। वहीं पे ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर में ही उन्होंने वहाँ पे वायोलेशन की। अब जो अब इंटरसिटी और इंट्रा सिटी के वायोलेशन हुई, उसी वायोलेशन पे वो 3 फैक्ट्री सील कर दी गई। ये अभी रिसेंट 2 हफ्ते पहले का एग्जाम्पल है। ये जो इस वक्त लॉकडाउन ईज़ किया जा रहा है, बिल्कुल ये मुआशी जो हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए, जो हमारे जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, रोज़गार का मसला है। देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन लगाया क्यों गया था। ये हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमें बताया कि ये इस तरीके से इसकी रफ्तार फैल रही है और अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ये बंदिश नहीं करेंगे, तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब जब उनके कहने पे लॉकडाउन लगाया गया, देखें, मैं सिंध की ऐसी बीइंग ए कैबिनेट मेंबर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सी जगहों पर डॉक्टर नौशीन अहमद की बात ठीक है कि कहीं पर यहाँ पे लोगों की तरफ से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन एक सर्टेन पीरियड हमारा यहाँ पे और सर्टेन यहाँ पे हिस्सा ऐसा भी है जिस पे लॉकडाउन बहुत हमारा इफेक्टिव किया है। हमें वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं लॉकडाउन की वजह से। हम अभी तक उसका ख्याल कर रहे थे कि इस वक्त हमारी राय तो ये थी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि लॉकडाउन को ज़रा बढ़ाया जाए, लेकिन जो हम पे क्रिटिसाइज हो रहा था कि सिंध गवर्नमेंट कभी फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलना ही नहीं चाहती, सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है, तो चलें जी, हमने इस चीज़ को भी छोड़ दिया। जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसले किए गए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से फैसले आए, हमें उस पर जितने भी एतराज़ात, तो हमने अपने एतराज़ात ऑन रिकॉर्ड रखे, लेकिन हमने ये वहाँ ज़रूर बात रखी कि जिस सेक्टर को हम ऑन करेंगे, हम SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएंगे। उसका नतीजा ये कि आज हमने ताजर बरादरी को भी CM साहब के साथ मीटिंग हुई, उनको भी ऑन करने को, लेकिन उनको बार बार ये कहा गया है कि प्लीज़ इन SOPs को फॉलो करें। देखिए, ट्रांसपोर्ट हम बिल्कुल खोलेंगे, बिल्कुल इस सेक्टर की तरफ हम काम भी कर रहे हैं, हम SOPs भी बना रहे हैं, मेरी बहुत मीटिंग्स भी इनके साथ हो चुकी हैं और मैं उनको भी इस चीज़ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सिंध के ट्रांसपोर्टर की तरफ से हमें ये एक हमें यकीन दहानी मिली है
कि वाकई इसमें हम सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े, क्योंकि ये नेशनल कॉज है। इसमें वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस सेक्टर को भी आप सेक्टर वाइज जिस तरह दूसरे सेक्टर्स को इजाज़त दे रहे हैं विद SOPs इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह ज़रूर ही हम इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी इनको भी इजाज़त देंगे। बाकी सूबे भी क्या कर रहे हैं नहीं, लेकिन SOPs। हाँ, एक और चीज़, जैसे मैं अब्बास अफरीदी साहब आपके पास अगर इजाज़त दें तो बाद में आता हूँ, ज़रा पहले मैं नासिर बेग चुगताई साहब का की राय पर ले लूँ, क्योंकि जब हमने देखा कि लॉकडाउन पहले मरहले में, अभी ये पहला मरहला नहीं है लॉकडाउन में नरमी का, इससे पहले भी कुछ लोगों को काम करने की इजाज़त दी गई, जैसे हुजाम की दुकानों को, हुजाम को काम करने की, या बढ़ई को, तरखान को काम करने की इजाज़त दी गई, ये प्लम्बर को काम करने की इजाज़त दी गई। तो हमने उसमें बेग साहब देखा ये कि कुछ प्लानिंग का फुकदान रहा। मिसाल के तौर पे तरखान से कहा काम करें लेकिन हार्डवेयर की दुकानें बंद रहीं, दर्जी से कहा गया कि काम करने की तुम्हें इजाज़त है लेकिन कपड़े की दुकानें बंद रहीं, इसी तरह रंगसाज से कह दिया गया कि तुम काम कर सकते हो लेकिन जहाँ से उसने सामान खरीदा है वो दुकानें बंद रहीं। अब भी ऐसे ही हो रहा है। मजदूर जब लॉकडाउन का आगाज़ हुआ था तो अपने घरों को, ज़्यादातर आप जानते हैं कि मजदूरों का ताल्लुक देहातों से होता है, वो अपने देहातों में जाकर बैठ गए हैं। अब वो फ़ोन कर रहे हैं अपने काम पर आने के लिए शहरों में, लेकिन उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है कि वो कैसे आएँ। तो काम खुल भी जाएगा लेकिन मजदूर काम नहीं कर सकेगा, उसका चूल्हा फिर भी नहीं जलेगा। तो आपको प्लानिंग में फुकदान लगता है सर? प्लानिंग का मुझे फुकदान लगता, बिल्कुल लगता है, लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ सब डॉक्टर साहिबा की बात के जवाब में और शाह साहब की बात के जवाब में, कि अगर स्टेट कोई अपनी रिट कायम ना कर सके तो कोई ऐसा फैसला करे भी नहीं, ऐसा फैसला ना करे जिस पर अमल ना हो सके। आपको लॉकडाउन करना था, मैं इस बात पर फरवरी से इस्तार कर रहा था कि लॉकडाउन बहुत तगड़ा होना चाहिए था पहले 3 हफ्ते में, और पहले 3 हफ्ते का लॉकडाउन वो होता कि जिसमें कोई भी रियायत किसी को नहीं मिलती, घर से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं मिलती। ये सब बातें हैं कि हाँ अवाम क्या करते, मज़दूर क्या करते। मज़दूर दुनिया के तमाम खत्ते में, हमसे गरीब मुल्क भी हैं जहाँ मज़दूर काम कर रहा है और फाके भी कर रहा है। हिंदुस्तान में 1,25,00,000 अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। उनको फ़िक्र नहीं है इस बात की, उन्हें पता है कि वो फिर सर्वाइव करेंगे और मईशत को ठीक करके फिर उनको रोज़गार मिल जाएगा। वहाँ फसाद भी हुए हैं, लेकिन ये कि अगर आप रिट अपनी इम्पोज नहीं कर सकते तो ना करें, तो आपको फ़ैसले नहीं करने चाहिए, वो फैसले आपको लेने नहीं चाहिए। अब जहाँ तक बात है, आपकी बहुत ज़बरदस्त बात है ट्रांसपोर्ट की, कि मज़दूर कैसे वापस आएगा। अब जिम्मेदारी ये बनती है उस कॉन्ट्रैक्टर की जो काम ले रहा है, जो ग्रे स्ट्रक्चर पे काम करवा रहा है, जिसका अमला चला गया है शहर छोड़ के अपने देहात में, कि वो हुकूमत से बात करे, हुकूमत से परमिट ले, और ये हो रहा है। फिर लोगों को परमिशन मिल रही है, जहाज़ भी आ रहे हैं, बैरून मुल्क से तैयारे भी आ रहे हैं, तो क्यों ना कराची से लाहौर या लाहौर से शेखुपुरा जाने की परमिशन मिल जाए लोगों को बस के अंदर। लेकिन मसला वो ये जो शाह साहब ने कहा कि हमने कराची में ये देखा कि हुकूमत सिंध ने जिम्मेदारी लगाई फैक्ट्री ओनर्स की कि वो अपने मज़दूरों को खुद लेकर आएंगे, कारकुनों को खुद लेकर आएंगे, लेकिन एक मैक्रो बस में जिसमें 20 आदमी सवार हो सकते थे उसमें 30 सवार कर लिए गए। तो जाहिर है फिर यही होगा, ये लालच, ये दीमक जो है ना इस माशरे को वो खा रही है, लालच खा रहा है, ये मुनाफाखोरी की जो लत है वो खा रही। ताजरों का एहतजाज किस बात पे था? आवाम को ज़रूरत फराहम करने के लिए नहीं था, पैसे कमाने के लिए था। ईद का सीज़न है, रजब का सीज़न गुजर गया, शाबान गुजर गया, उनका जो सीज़न है मुनाफाखोरी का वो गुजर गया था, वो गुजर रहा था। तो अब 15 दिन जो आ रहे हैं उसमें हुकूमतों को, डॉक्टर साहब से भी कहूँगा, शाह साहब से भी कहूँगा और तमाम हुकूमतों से कहूँगा कि ये ख्याल तो रखें कम से कम कि एक तो SOPs पर अमल हो, और दूसरा ये कि कीमतें काबू में रहें, ये बेसूंड के हाथी न हो जाएं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत मुनाफा कमाएंगे, ये लोगों को लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब लोगों के पास लूटने के लिए कुछ रहा भी नहीं है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अब्बास अफरीदी साहब, मजमूई तौर पर हुकूमत की प्लानिंग रही, जाहिर है अभी डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने वायलेशन की है उसको उठा के जेल में डाल दें। रमज़ान का महीना अगर ऐसा करेंगे तो लोग हुकूमत ही को बुरा भला कहेंगे। तो अगर इस फार्मूले पर अमल करें फिर तो अमल दरामद हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर 5 बजे दुकानें बंद करनी है, तो 5 बजे जिसने दुकान बंद नहीं की उसको पहले से अगर हमने बता दिया कि आपको चूंकि रमज़ान है जेल में तो नहीं डाल देंगे उठा के, क्या करेंगे फिर? उसको कान पकड़वाएंगे, वहाँ पर उसको 2-4 डंडे लगा देंगे, सिर्फ डांट पिला देंगे, क्या करेंगे उसको अमल दरामद कराने के लिए? तो क्या मैकेनिज्म होना चाहिए आपके ख्याल में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा है कि बदकिस्मती से जब चाइना में ये वबा फैली चाइना से, तो हमें इत्ला मिली और हम इधर जो है अपना एक मस्ती में लगे रहे, लेकिन सब लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स को हमने इधर अलाउ नहीं किया। अपने वो बच्चे जो थे उनको उधर रखा और चाइना ने गारंटी दी कि वो ठीक ठाक, हम उनका ख्याल कर रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे। तो सारी अपोजिशन, सारी गवर्नमेंट, सारे लोग, सारा पाकिस्तान कौम ये समझ गया कि गवर्नमेंट एक सीरियस नैरेटिव पे है और कोरोना का ये वबा जो है पाकिस्तान में नहीं आएगी, और एक सोच और फिक्र है। लेकिन बदकिस्मती से जो देखा वो चाइना गवर्नमेंट ने किया, पाकिस्तान ने उसमें कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया, और वो चाइना गवर्नमेंट चाह रही थी कि पाकिस्तान में ये वबा ना जाए। और उस वक्त के हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट को भी चाइना बुलाया गया और उनको समझाया गया, उनको ब्रीफ किया गया। बदकिस्मती से फिर उसके बाद हमने तफ्तान बॉर्डर देखा, फिर उसके बाद हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स देखी। जो थोड़ा सा हमें काम करना था, सीरियस होना था, पाकिस्तान में आज ये वबा नहीं होती। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो एक कहते हैं कि हमेशा अपोजिशन वाले एक आर्गुमेंट दिया जाता है ना, वो ये दिया जाता है कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते चाइना को तफ्तान के साथ, क्योंकि चाइना की हुकूमत ने खुद उन लोगों को अपने पास रखने की हामी भरी, जबकि ईरान ने नहीं भरी। और फिर वो लोग जिनके पास, जिनका वीजा एक्सपायर हो रहा था, जिन्होंने हर हाल में पाकिस्तान आना था, और फिर ये कि चाइना में जो लोग थे वो मुस्तकिल वहां पर रिहाइश इख्तियार किए हुए थे, उनके पास रहने की जगह थी। जो 15 दिन के लिए ज़ायरीन गए थे उनके पास रहने की जगह नहीं थी, उन्होंने हर हाल में वापस आना ही था। तो इसलिए दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसको बाज लोग मिक्स कर देते हैं। इसका जवाब काउंटर अगर आप मेरी बात पूरे करने दे देते तो मैं आपको जवाब दे देता। अगर हम तफ्तान बॉर्डर पे, अगर हम तफ्तान बॉर्डर पे 20,000 लोगों को नहीं संभाल सकते, अगर एक स्टेट, रिस्पॉन्सिबल स्टेट, 20,000 इनको पता है कि उधर से ज़ायरीन आएंगे और उधर हम उनको संभालें, उनका अच्छा बंदोबस्त करें, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, उनको 20 दिन वहां रखें। जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम 20 दिन कर्फ्यू करते, 20 दिन की सख्ती गुजारते, ना कि हम 8 महीने की सख्ती गुजारते। अगर हम बॉर्डर्स पे और फ्लाइटों पे जैसे अभी हम रख रहे हैं, उसी तरह हम सीरियस होते और हम 20-20 दिन लोगों को रखते, तो आज कोरोना नहीं होता, आज किसी की जान नहीं जाती। लेकिन बदकिस्मती से हमने फैसला ये किया जो एक सच है और जो बहुत तल्ख है, वो ये है कि हम इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने चाहा कि ये कोरोना घर घर तक फैले, जिधर जा सकता है जाए, लोग इसकी इम्यून सिस्टम के साथ मुकाबला करें। जो बच गए, जो मर गए वो मर गए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ये एक सच बात है, तल्ख बात है। उसमें इनके घरों तक भी जा सकता है, हमारे घरों तक भी आ सकता है। रह गई बात कि कौम ने फैसला नहीं किया, कौम डिस्टेंस नहीं कर रही, आप खुद नहीं चाह रहे। अगर आप चाहते तो एक छोटी सी चीज बॉर्डर, आपकी 3 बॉर्डर है, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी और टोटल आपको 50,000 लोगों को एक संभालना था, तो पूरा माशरा 24 करोड़ का बच जाता और ये मुल्क ठीक ठाक अपने रोजगार में चलता, गरीब अपनी रोजी कमा रहा होता। शुरू में कहा गया कि आप 15 दिन का, सिंध गवर्नमेंट बार बार चीखती रही कि आप 3 हफ्ते का एक सख्त लॉकडाउन कर्फ्यू के हिसाब से करें कि ये सिस्टम इधर ही रुक जाए और आगे हम एक सही जिंदगी गुजारें। लेकिन आपने कहा सॉफ्ट लॉकडाउन, स्वीट लॉकडाउन, ब्लैक लॉकडाउन, व्हाइट ब्लैक लॉकडाउन, आपने इसको सारे पाकिस्तान में फैला दिया। अभी मुझे एक ताज्जुब की बात सुनने में आती है हर चैनल में कि 4 दिन रोजगार खुले रहेगा, 3 दिन बंद होगा। वो 4 दिन कोरोना जो है वो घर पे बैठेगा, वो 3 दिन जो है वो बाहर निकलेगा। जुम्मे, हफ्ते, इतवार के वो लोगों के पास जाके हमला करेगा और 4 दिन वो किधर ही नहीं जाएगा, वो आराम से बैठा होगा, तमाशा देखेगा। ये एक खाली टीवी के प्रोग्रामों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहस के हद तक सही है। गरीब आदमी को ये खुद मारना चाह रहे हैं। अगर गरीब आदमी की बात थी तो जिस टाइम ये वो खोल रहे थे कि लोगों के खाना के लिए फलाना शटर होम खोल रहे थे, तो उस टाइम तो कंस्ट्रक्शन का काम जो था उसको जरूरत थी, उसको प्रायोरिटी देते। उस टाइम कंस्ट्रक्शन के काम को बंद किया। अभी कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम में 40 इंडस्ट्रियां लगती हैं, मजदूर को काम मिलता है। पहले कहते थे कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से लोग कमीशन खाते हैं, पैसे कमाते हैं, और पहले गरीब खाने खोल ले जा रहे थे। ये गवर्नमेंट एक सुनामी के नाम से आई और खुदा माफ करे कि सारे मुल्क को बंद करेंगे, सारा मुल्क बंद कर दिया। सुनामी आएगी, सुनामी आ गई, पूरे मुल्क में तबाही आ गई है। बिल्कुल सही अफरीदी साहब, लेकिन आप जो तनकीद कर रहे हैं ना हुकूमत के ऊपर, हमें जो सारा झूठ बोला जा रहा है, राइट सर। मैं मगर आपसे जानना ये चाह रहा हूं, जो झूठ बोलता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। जी अफरीदी साहब, मेरी गुजारिश है, छोटा सा ब्रेक में ले लूं, चलें, मुझे इजाजत दें, ब्रेक ले लूं। लेकिन मसला ये है कि जिन गलतियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये गलतियां दुनिया
दुनिया के 199 ममालिक ने की हैं समेत पाकिस्तान। ये तो हो गया जो हुआ, आइंदा दिनों में जो हिकमत अमली अब हुकूमत बना रही है इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या तजावीज़ हैं, ये ज़रा इस पर रोशनी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि मैं चाह रहा था कि आप इस पर बात करें, लेकिन जो बातें आपने की उसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं चुगताई साहब भी और कादिर शाह साहब भी, आई एम श्योर डॉक्टर नौशीन हामिद भी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। कादिर शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, मैं सिर्फ अफरीदी साहब की बहुत सी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल बातें ठीक की कि इनिशियली जिस वक्त हमें ये काम करना चाहिए था तफ्तान बॉर्डर पे, वो फेडरल गवर्नमेंट करने में बिल्कुल नाकाम रही। क्योंकि देखिए, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने भी अपनी टीम्स डॉक्टर्स की ज़ायरीन के पास, उनके भी ज़ायरीन ईरान में थे, वो न्यूज़ भी आई फ्लैश हुई थी, उन्होंने वहाँ भेज के सब कुछ चेक करके और जो उनके नेगेटिव केसेस थे उनको इंडिया बुला लिया वापस अपने मुल्क में और दूसरों को वहीं पे क्वारंटीन करने के लिए छोड़ दिया, वहीं पे उनका ख्याल रखा। अगर ये हमारी हुकूमत भी सिर्फ ताफ्तान बॉर्डर पे ये इनिशिएटिव ले लेती और वहाँ पे एक बड़ा कैंप बना लेती, क्योंकि देखिए मैं सखर में बैठा हुआ हूँ, सखर का हमारा सबसे पहला पाकिस्तान का क्वारंटीन सेंटर यहाँ पाकिस्तान का सखर लेबर कॉलोनी में बना और वो सबसे बड़ा 2000 बेड्स पे मुश्तमिल क्वारंटीन सेंटर था, उसको मैं लुक आफ्टर कर रहा था। मुझे पता है कि उन ज़ायरीन की हालत कैसी थी जब वो बेचारे बसेस में वहाँ से यहाँ पहुँचे, तो वो किन हालात में आए और उनकी दिमागी हालत क्या हो गई थी, वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ, किस तरह रहे। मैं अब ये बहुत लंबी डिबेट में नहीं बताना चाहता, लेकिन बात करने का सिर्फ वजह ये थी कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशियली, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने फरवरी से इस पे काम शुरू कर दिया, अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ उस वक्त से हमारे साथ काम करना शुरू कर दी तो शायद आज सिनेरियो पूरा डिफरेंट होता। और देखिए, यहाँ सिंध में जो एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने डेस्क लगाए, मेडिकल डेस्क लगाए और वहां पे भी हमने सैंपलिंग स्टार्ट की, वहां पे भी हमारी टेस्ट थी। देखिए, बात करने का मकसद ये है, मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा या हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, जो हो गया वाकई सो हो गया। लेकिन इस वक्त देखिए, कलेक्टिव डिसीजन आने चाहिए, एक फैसला होना चाहिए कि हम एक कौम बन के इसको फेस करें। लेकिन अभी तक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बातें फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, काम नजर उनका कुछ और आ रहा है और राइटिंग में कुछ और। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त वफाक और सिंध में हम आहंगी पैदा हो चुकी है इस वक्त? देखें, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जब प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की, सारे चीफ मिनिस्टर साहिबान मौजूद थे, हमें बहुत से सेक्टर्स पे, बहुत सी बातों पे बिल्कुल एतराज भी था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिव डिसीजन हमने अपने एतराजात रखे और हमने ये जरूर वहां पे बताया कि इन सेक्टर्स पे हमें एतराज है। और लेकिन कुछ चीजों में नहीं भी हो रहा। मिसाल के तौर पर कल हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, एग्जामिनेशन के हवाले से बात हो रही है, ये फैसला किया वफाक ने और पंजाब भी उसको फॉलो करने जा रहा है कि इम्तिहानात नहीं होंगे, मुतबादल हिकमत अमली होगी। लेकिन सिंध कह रहा है कि नहीं, हमारी एक मीटिंग होगी और हम उस मीटिंग में फैसला करेंगे। तो मुकम्मल तौर पे हम आहंगी बहरहाल फिर भी नहीं है। देखिए, अगर फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन है, उनको चाहिए, देखिए फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो चारों सूबों को साथ लेके चले। बेहतर है कि चारों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, अगर वजीर आजम साहब को कोई डिसीजन या कोई डॉक्टर साहब करेंगे या कोई उनको एडवाइस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगी। एजुकेशन मिनिस्टर भी ये कर लेते कि चारों देखिए, चारों अगर एजुकेशन मिनिस्टर्स को बिठा के एक मीटिंग कर ले तो एक कलेक्टिव डिसीजन आएगा। डॉक्टर साहब, छोड़ दिया गया कि भाई चारों सूबे मिलकर फैसला करें। समझती हूं कि इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब जिसकी सरबराही करते हैं, जिसके अंदर चारों वुज़राए आला बैठते हैं, उससे बढ़ के और कोई बड़ा कोऑर्डिनेशन का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो दैट इज द बेस्ट प्लेस जहां पर ये लोग अपनी सारी चीजों को जो है वो सामने रखते भी हैं और डिस्कशन भी करते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है। वो उनके साथ कॉन्स्टेंटली जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर वो मीट करते हैं। अब जहां तक आप ये कोरोना के फैलने की बात कर रहे हैं, तो देखें कि जैसे आपने खुद कहा है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था हमारे पास कि जिस वक्त आपको पता है कि जब कोरोना किसी को इन्फेक्ट करता है तो वो 14 दिन तक वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है और बाज़ दफ़ा वो कोरोना होके उसमें से गुजर जाता है
पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं आता, ये वो साइलेंट कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से ये कोरोना जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो है वो फैला है कि वहाँ पर उसको बड़े बड़े ममालिक जो है अपने तमाम हेल्थ सिस्टम्स के साथ और अपनी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ भी उसको रोक नहीं सके थे। यहाँ पर भी इस वक्त देखिए ये कारोबार खुलना, दुकानें 5 बजे बंद होना, ये वो सारी उस वक्त इफेक्टिव होंगी जब उन दुकान पे जाने वाले जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करेंगे, वो शॉपिंग के लिए या जब दुकानों पे जाते हैं वो अपने आप को मुनासिब फासला रख के तो वहां पर वो उन चीजों को उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि हुकूमत। डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको इंटरप्ट कर, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, हमारे पास कोई चीज उस वक्त सेट नहीं थी। क्या मुझे आप सिर्फ ये बात गाइड कर देंगी, पूरी कौम सुन रही है इस वक्त, आपने ट्रेन सर्विस खोलने का ऐलान कर दिया, आपने प्लेन सर्विस कुछ दिनों के बाद खोल रहे हैं, क्या आपके पास हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम इतने ह्यूज क्राउड को एक जगह जो जमा होगा उसको किस तरह चेक करेंगे, किस तरह उनको ट्रेन्स में बिठाएंगे? प्लेन्स का चले मैकेनिज्म समझ में आता है कि आप कंट्रोल कर लेंगी 100 सीट्स या 150 सीट्स, क्या ट्रेन के जो हमारे 10-10 रैग्स होते हैं, एक एक बोगी में कितने लोग बैठते हैं, कितनी सीट्स होती हैं, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे प्लेटफॉर्म्स को, आप किस तरह ट्रेन्स को कंट्रोल करेंगे? क्या डॉक्टर साहब ये हम वो गलती तो नहीं करने जा रहे कि पिछले 5 महीने से 4 महीने से जो हमने सब ने चले, मैं इसमें भी आपको साथ ले लेता हूं, आपने किया हो या ना किया हो, जो हमने सब ने साथ मिलकर मेहनत की है इस वबा से फाइट करने की, क्या हम उसको पूरे 0 नंबर पे तो नहीं ले आ रहे? अल्लाह माफ करे, ऐसा तो कोई केओस तो नहीं हो जाएगा कि ये चीजें हमारे हाथों से ही ना निकल जाए। और ऐसी सूरत में जब आप ट्रांसपोर्ट भी खोलने की बात कर रहे हैं, शहर की ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट भी खोलने की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये और भी खतरनाक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट वगैरह जब भी खुलेगी तो ज़ाहिर है ये SOPs के साथ खुलेगी। एक महदूद नंबर से ज़्यादा जो लोग हैं वो उसमें नहीं बैठ सकेंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। मगर इशू फिर वही आता है, जिन लोगों ने उन SOPs पे अमल करना है वो कितना कोऑपरेट करते हैं। इस वक्त आप देख लें कि पूरी दुनिया में तमाम चीज़ों के बावजूद जो है ये वायरस इस किस्म का है कि ये इतना ईजिली ट्रांसमिसिबल है कि इससे बड़े बड़े आपके जब इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन साहब उससे नहीं बच सके, आपके बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस उससे नहीं बच सके, तो ये इसके लिए तो जब तक SOPs पे अमल नहीं होगा, इस वक्त दुनिया में एक नई जो है, चूँकि ये वायरस जो है ये कोई 2 दिन का, 4 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का नहीं है, इसने अब कुछ टाइम लेना है। ये दुनिया में आया है, ये कुछ टाइम लेकर जाएगा। तो अब जो जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं तो उसके साथ यही दुनिया में भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसको साथ आप ज़िंदगी को रोक नहीं सकते हैं, आपको ज़िंदगी के कारोबारों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में इस वायरस से बड़ा एक मुसीबत आ जाएगी और वो आपकी अंडर पॉवर्टी लाइन वाले, जिस वक्त वो भूख और वो होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। अभी आप देख लें कि आप इक्का दुक्का वाकयात जो हैं वो स्नैचिंग के और गोली मारने के कल लाहौर में भी हुए हैं ATM के बाहर। तो इस किस्म की जो सिचुएशन जब वो बिगड़ेगी तो वो इससे ज़्यादा बड़ा डिजास्टर साबित होगा। ये तो कंट्रोल हो सकती है अगर लोग SOPs पे अमल करें, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और दुनिया को अब इस वायरस के साथ कुछ महीने जीना सीखना पड़ेगा SOPs पे अमल दरामद करते हुए। अब हमारा सारा फोकस, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी भी सूबे की, हम सबका अब सारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद कराते हुए कारोबारी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। टोटल लॉकडाउन जो है वो हमारा मुल्क उसका मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। नासिर बेग साहब, मसला जो है वो चैलेंज कर देंगे। SOPs बनाने का नहीं है, ये तो आसान काम है। SOP बसें कैसे चलानी है, कितने आप स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर लेंगे। जी एक बस में अगर 60 लोगों के बैठने की जगह तो 30 से ज़्यादा नहीं बिठाए जाएंगे, SOP बना दिया। SOP बनाना मसला नहीं है, अभी तक जो सामने आ रहा है वो ये है कि SOPs पर अमल दरामद कराना मसला है। और तब ये और भी बड़ा मसला होता है जब हुकूमत का माइंड सेट ये हो या हुकूमत का मानना ये हो कि क्या करें, फिर लोगों को उठा के जेल में डाल देंगे अमल दरामद नहीं करे, तो ये लोगों की जिम्मेदारी है वो अमल दरामद करें। इसके साथ ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल है। बाहर की आपने देखे बहुत से ममालिक में उन्होंने शुरू कर दिया है। मास्क जो है, दुबई में अगर कोई मास्क इस्तेमाल नहीं करता तो 1000 दिरहम उसके ऊपर फाइन है, मगर उनकी सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी सबको मिलजुल कर जो है लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी होगी कि किस तरह उन्होंने एक दूसरे को इन्फेक्ट होने से बचाना है और साथ साथ जो है जिंदगी का कारोबार भी कंटिन्यू रखना है। जी नासिर भाई, ये वायरस जो है ये कुछ दिनों का नहीं है, ये अब थोड़ा सा टाइम लेकर जाएगा यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। जी नासिर भाई साहब, देखिए पहली बात तो ये कोई ये ना बताए कि वायरस कितने दिनों का है, क्या टाइम लेगा।
हिस्ट्री में चले जाएं, 430 BC में पहला प्लेग आया था एथेंस में, और 430 BC का आप वक्त लगा लें, उसकी आबादी लगा लें, 1 लाख आदमी मरे थे। और लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें मईशत को बचाना है, उन्होंने इंसान को बचाया था, और इंसान ने दोबारा खड़े होकर मईशत को खड़ा किया था। हिस्पैनिक फ्लू में 5 करोड़ लोग मरे थे। इंडो चाइना प्लेग में, जिसे हम ब्लैक प्लेग भी कहते हैं, 1.5 करोड़ लोग मरे थे, लेकिन इंसान जिंदा रहा था। और इसलिए जिंदा रहा था कि उस वक्त भी हिकमत अमली ये थी कि इंसान को बचाया जाए, इंसानी जान को बचाया जाए। जब वो जाहिल वो माशरा ये कर सकता है, तो हमने तरावी पे कितना अमल कराया मुझे बताइएगा आप। 80% की रिपोर्ट है कि 80% वायलेशन हुआ है SOPs का। हम वेबसाइट बनाते हैं, हम SOPs बनाते हैं, उन पर हम अमल नहीं कर पाते। दुबई में और UAE में अगर आप करीब से गुजर जाए ना मस्जिद के, तो आप पर 1 लाख दिरहम जुर्माना है। अगर आप बगैर परमिशन के, आप इंटरनेट पे फॉर्म आता है, वो भरे बगैर निकल जाए बाहर, तो आप पर 10,000 दिरहम जुर्माना है। तो स्टेट अपने आप को बताती है कि मैं स्टेट हूँ, मेरी रिट है। और वहाँ देखें आप, उन्होंने काबू किया हुआ है बहुत बुरी तरह। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जब आप 24 आवर्स का कर्फ्यू लगा सकते हैं, तो क्या बुराई है भाई। अच्छा, मक्का में और मदीने में बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो मजदूर हैं, हमारे लोग जो गए हुए हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रहते हैं ना यार। उन्होंने उनको बचाया, उनको उन्होंने खाने पीने को दिया। तो ये सब बहानेबाजी है। मैं अब ये रस कर रहा था कि सब कुछ छोड़ दें, आगे बढ़ें आप। और मैं हुकूमत सिंध के तर्जुमान यहाँ बैठे हैं, उनसे मैंने ये पूछूंगा कि पंजाब हुकूमत ने जो एक बेहतरीन फार्मूला दिया है कि 7 शहरों को एग्जाम कर दिया जाए नरमियों से, वो आप क्यों नहीं कराए? आप थोड़ा सा पंजाब को तो फॉलो कर लें अब, कि पंजाब ने कहा है कि लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी वगैरह वगैरह, मुल्तान समेत इन शहरों को लॉकडाउन के अंदर रखा जाए। तो यार आप भी और लाहौर में आप अभी लाहौर में आप सर तरावी की बात कर रहे थे। लाहौर में ऐसी मसाजिद को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जहाँ ख़वातीन की भी तरावी हो रही है, मर्दों की तो छोड़ देना, ख़वातीन की भी तरावी हो रही है लाहौर शहर में। तो कैसे अमल दरामद होगा और कैसे फिर इसके नतीजे निकलेंगे? बेग साहब एक इजाज़त दें तो मैं छोटा सा ब्रेक बात है। बिल्कुल जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद हैं अब्बास अफरीदी साहब भी इसमें ऐड करना चाहेंगे। तो अभी इसमें चाह रहा था कि जाहिर है SOPs के जरिए के साथ साथ खोला जा रहा है मार्केट्स को, कुछ मार्केट अभी भी नहीं खोली जा रही, क्या उन्हें भी खोल देना चाहिए? अगर SOP छोटी दुकानों और छोटे बाज़ारों पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो बड़े मॉल्स में तो निस्बतन ज़्यादा आसानी से हो सकता है, वो फिर क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्योंकि उसके साथ भी तो बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में या शायद लाखों की तादाद में मजदूर जुड़े हुए हैं किसी न किसी सूरत में। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अब्बास अफरीदी साहब, आपकी क्या राय है? जब आपने तकरीबन 95% मार्केट्स को खोल दिया SOPs के साथ, चाहे 4 दिन के लिए खोला या 8 घंटे या 10 घंटे के लिए खोला और 5 बजे तक के बाद पाबंदी होगी, तो वो जो 5-10% बड़े मॉल्स हैं उनके साथ भी हज़ारों लाखों की तादाद में मजदूर जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का जिक्र किया, या बड़े मॉल्स जिसमें मजदूर काम करते हैं, जिसमें सेल्स बॉय काम करते हैं, जिनका घर उन्हीं की तनख्वाह पे चलता है। तो फिर SOPs के साथ उनको खोलना तो निस्बतन ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप छोटी मार्केटों को खोल दें। क्या उन्हें भी नहीं खोल देना चाहिए? देखिए, ऐसी बातें इस मुल्क में हो रही हैं जो हिस्ट्री में कभी हुई नहीं है। इस वक्त बॉर्डर पे आपके ट्रांजिट ट्रेड खोला गया। बॉर्डर पे ट्रांजिट ट्रेड वो ट्रेड है जो बाकी मुल्कों से आते हैं और पाकिस्तान के क्रॉस होकर अफगानिस्तान जाता है। पूरी दुनिया के लिए लेकिन अपने एक्सपोर्ट को नहीं खोला गया जो आपके लोगों के लिए रोजगार हो।
आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। जी जी जी। बाकी लोगों के लिए तिजारत, जितने इंडिया से माल आ रहे हैं वो अफगानिस्तान जा सकते हैं, बाकी मुल्कों से जो आ रहे हैं वो जा सकते हैं, कोई कोरोना का इशू नहीं है। लेकिन जो आप अपने मुल्क का ट्रेड है, सीमेंट वगैरह वगैरह जितनी चीजें हैं, अगर वो आप बेचते हैं तो उस पर पाबंदी है। ठीक है, इस वक्त मुल्क में सिटिंग गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो एक ऐसे खोल में बैठी है जिसको ये पता नहीं है कि हमने करना क्या है। अगर हम एक एक बात ले लें, 5-6 बातों की मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, आप बहस करें कि कोरोना का क्या होगा, मार्केटों का क्या होगा, लोगों की बेरोजगारी का क्या होगा, इनको इसके साथ सरोकार है नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। देखिए, अगर खत्म नबूवत की फार्म में कोई रद्दो बदल होता है तो मिनिस्टर कहता है हमें पता नहीं ये किसने निकाला। अगर चीनी की महंगाई का आता है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं आप होते तो क्या करते सर? 29,000 केसेस सामने आने के बाद वो कहते हैं मुझे पता नहीं है। कोरोना पे फैसला होता है, सारा दिन मीटिंग बंद होने के, मैं बात पूरी करूं, सारा दिन मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद कहते हैं सूबों ने जो करना है करें, मुझे पता नहीं है। अगर इस वक्त अगर हमने ये सोचना है कि जो भी काम है वो हर एक ने खुद करना है, तो इसी तरह इन्होंने छोड़ दिया कि कौम अपनी फिक्र खुद कर ले, खुद डिस्टेंस करें, अपनी परवाह खुद करें, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो आवाम को समझना चाहिए कि आवाम ने खुद इस मुल्क में जितनी भी पाकिस्तानी कौम है उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त एक सरकार नहीं है, इस वक्त एक गवर्नमेंट नहीं है। हमने अपना बंदोबस्त खुद करना है, हमने अपना ख्याल खुद रखना है, हमने कोरोना से खुद बचना है। हम सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार सिवाय ये कि इस कोरोना को बाहर से लाके हमारे तरफ फैला दिया है। जितने मुल्कों में कोरोना फैला है वो सबसे ज्यादा जिधर कोरोना फैला है वो टूरिस्ट मुल्क हैं। हमारे मुल्क में टूरिस्ट नहीं थे। सारी दुनिया में जिस जिस जगह में टूरिस्ट ज्यादा है, जिधर दारुल खिलाफा है, उधर ज्यादा कोरोना पड़ा। लेकिन हमारी तरफ कोरोना को लाया गया, कोरोना को ख्याल नहीं किया गया, क्योंकि सब सोए हुए हैं, सब हनीमून के लिए आए हुए हैं खाली, और इनका कोई काम नहीं है। अगर कोई बात करे, जिस माशरे में सच बोलना जुर्म बन जाता है और कोई सच बोल नहीं सकता, तो उसमें फिर माशरे में ये हालात बनते हैं कि खाली ये बात करके शाम की टीवी पे 7 बजे से 6 बजे से शाम तक बोल दो कि ये अच्छा मैं बुरा, ये अच्छा बुरा। इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब पाकिस्तानी है, अपने वतन, अपने इस मुल्क को बचाएंगे, हर हाल में बचाएंगे। अगर वो खत्म नबूवत की बात है, अगर वो कोरोना की बात है, अगर वो इकोनॉमी की बात है, जिन्होंने जो तबाही बचानी थी वो कर ली है। इससे ज्यादा इस मुल्क के साथ ये कुछ कर भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला हम अपने आवाम के लिए, अवेयरनेस के लिए दिन दिन, और राशन, ये कहते हैं राशन, पाकिस्तानी कौम खुद हर जगह में राशन पहुंचा रही है, हर आदमी एक दूसरे को राशन पहुंचा रहा है। राइट, अब्बास अफरीदी साहब मुख्तसरन टाइम बिल्कुल कम है, रिस्पॉन्ड कर लेने दीजिएगा डॉक्टर नौशीन साहब। टाइगर फोर्स वो एक नंबर प्लेट की जी देखिए, मैं समझती हूँ कि ये इतनी बड़ी वबा थी कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ने इस पाकिस्तान के कमजोर हेल्थ सिस्टम्स के साथ, जहां पर पूरी 22 करोड़ की आबादी के लिए जिस वक्त हम लोगों ने ये वबा शुरू हुई है, तो पूरे मुल्क में जब इसका चेक किया तो 2200 वेंटिलेटर मौजूद थे 22 करोड़ अवाम के लिए। आप इस किस्म के सिस्टम की बात करते हैं। ये वबा पहली दफा दुनिया में आई थी, इसके डायग्नोसिस के लिए किट्स मौजूद नहीं थी दुनिया में। चाइना ने वो किट्स जो है इमरजेंसी बेसिस पे बनाई, और उस वक्त चाइना के अपने अंदर, अमेरिका में हमसे 40 दिन पहले ये वबा पहुंची है, इटली में हमसे ये 1 महीना पहले ये वबा पहुंची है। पाकिस्तान के पास वो किट्स को अवेल करने में कितना टाइम लगा। आप कहते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर हमें पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमने क्या बंदोबस्त करना है अपने शहरियों के लिए, हमने बॉर्डर्स पे क्या करना है, हमने पोर्टों पे क्या करना है। हम उस टाइम बैठ के अपने कमरों में बैठ के अच्छे कंडीशन में बैठ के पाँव पे पाँव की ब्रीफ किया कि आप अपने लिए बंदोबस्त करें। हमें बंदोबस्त की कोई जरूरत नहीं है, हम खाली बैठ के गप्पे लगा के टीवी टॉक शोज पे बैठ के जी हमने बहुत बड़ा काम किया। वो तो बता रहे हैं ना कि वेंटिलेटर नहीं है, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने वेंटिलेटर अस्पतालों को दिए। ये तो बार-बार चले डॉक्टर साहब सच बना लिया और सच को झूठ बना लिया। कब तक? तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। ये कैसी बहस है, क्या करना चाहिए था, क्या किया गया, क्या नहीं हो पाया, क्या गलतियां रहीं, ये सब अपनी जगह। आइंदा क्या करना है ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब क्या करना है। अब कहीं ऐसी गलतियां अब तो नहीं हो रही कि आने वाले दिनों में ये कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, खुदा न खास्ता। ये देखने की ज़रूरत है हुकूमत को भी, और उसमें अपोजिशन को भी मुआवनत करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।